मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले बार जो क्लास ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की बात हम लोग किए थे। आज जो है हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार की बात करेंगे। तो आज हम लोग को बात करना है राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार, इस पे हम लोग को चर्चा आज करना है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख हैं। जो भी काम भारत में की जाती है केंद्र के द्वारा या विदेशों में जो काम करना है तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अगर किसी देश से कोई एग्रीमेंट करना है तो राष्ट्रपति जी के नाम से की जाती है। तो राष्ट्रपति की जो हम लोग भारतीय संविधान में जो पढ़ रहे हैं, तो इनके शक्तियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 5 भागों में या 5 पार्ट में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग चर्चा ये करते हैं कि राष्ट्रपति की जो 5 इनकी शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इसको 5 पार्ट में अगर हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं तो आप देखें, पहला यानी कि इनका हम लोग लेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति ये पहला हो गया, जिसको कि आप एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कह सकते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर करने का मतलब कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। दूसरा जो हो गया वो हो गया राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति यानी कि राजनयिक शक्ति, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स। तीसरा जो है हम लोग इनके शक्ति की बात करते हैं, तो तीसरा शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स। चौथा जो हम लोग बात करते हैं तो वो है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स। पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स, इसको आप ईटीसी भी बोल सकते हैं। और 5वीं जो शक्ति है वह इनकी है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर।
ये जो है 5 शक्ति मोटे तौर पर देखा गया है। अब इन पांचों जो शक्ति है इसको अगर इस वीडियो में डाला जाए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के होंगे, लेकिन हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका रिवाइज कराना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको छोटे छोटे वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो देखिए कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में समाहित होगी या निहित होगी, यानी कि जितने भी संघ का कार्य है उन कार्यपालिका शक्ति किसमें समाहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। यानी कि भारत सरकार की जितने भी काम किए जाएंगे, यानी कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इसका भी जिक्र अनुच्छेद 77 में है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह बात कहता है अनुच्छेद 53। और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, इसकी बात जो है अनुच्छेद 77 कहता है। अब जो है यानी कि आप देखिएगा कि 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, और अनुच्छेद 77 कहता है कि सरकार की जितनी भी कार्यपालिका कार्यवाही है, जो भी कार्यपालिका से संबंधित कार्यवाही है, वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अब इसके अध्ययन के लिए हम लोग विस्तृत अध्ययन के लिए अब हम लोग एक काम करना होगा। उसमें काम ये करना होगा कि पहले हम लोग एक एक शक्ति को तोड़कर देखते हैं। तो पहला शक्ति यानी कि हम लोग कार्यपालिका शक्ति के विषय में जाने कि क्या क्या है। तो जब हम लोग कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे तो निश्चित है कि ये जो है राष्ट्रपति का सभी जो है अधिकार जो कार्यपालिका का है वो देखना है। कार्यपालिका शक्ति, अब ये जो है काम हम लोग देखें इसको थोड़ा सा तोड़कर। तो अब इसको जो है हम लोग इसको बंटवारा करते हैं, यानी कि इसको बांटने का प्रयास करते हैं। तो अब राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति यानी कि राष्ट्रपति में जो है निहित है, अब इसको हम लोग कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे में आप देखेंगे कि पहला जो होगा मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन, यानी कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्री परिषद का गठन करते हैं, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट हम लोग दिए मंत्री परिषद का गठन। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के ऐसे सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाती है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये मंत्री परिषद की जो बात हम लोग किए, तो ये मंत्री परिषद, मंत्री जो परिषद है इसका गठन कौन करता है? मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। यानी ये कहने का तात्पर्य हो गया कि जो भारत सरकार
जो केंद्र सरकार जो कार्य करेगी तो राष्ट्रपति के नाम से करेगी, और राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति जो है करते हैं, और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वह प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है इसमें कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के ऐसे सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना दें जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाए। यह देखिए अनुच्छेद 78 में इस बात को कहा गया है। अब देखिए कि मान लीजिए कि हमारे यहां जो सरकार की गठन होती है वह लोकसभा के जो बहुमत है उसके आधार पर होती है। यानी कि हमारे यहां लोकसभा जिसका जो है सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर आते हैं, उन सदस्यों में से की जाती है। तो कैसे की जाएगी? तो देखिएगा, इलेक्शन में बहुत सारे दल हमारे यहाँ खड़ा होते हैं चुनाव में। उस दल में जिसको बहुमत मिलेगा, तो बहुमत का मतलब होता है कि टोटल सदस्यों का 50% और प्लस 1, तब जाके बहुमत होगा। यानी कि प्रधानमंत्री उसी को राष्ट्रपति जी बनाएंगे जिस दल का बहुमत होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में कई बार राष्ट्रपति को अपने विवेक से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे कि देखिएगा, सामान्य दशा में, समझिएगा यहां बात क्या कहा जा रहा है कि सामान्य दशा में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लेकिन जब किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, या लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ रहा है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लोकसभा में बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 इक्वल टू बहुमत। ठीक है? तो अगर मान लीजिए जो दल इतना ला दिया है, यानी कि हमारे यहां कितने पे चुनाव होता है? 543 सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा में, तो इसका 50% और प्लस 1, तब जाके जो है आप देखिएगा कि बहुमत की बात होती है। तो उसमें राष्ट्रपति जी जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, और उनके प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिला देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, उस समय राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से काम लेते हैं। या लोकसभा में अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव में जो बहुमत दल है वह हार गया, यानी कि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो जो मंत्रिपरिषद है उसको त्याग पत्र देना होता है। तो जब वो त्याग पत्र दे देगा, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसके बारे में राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि वह लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर देगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अपने इसी विवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति 1979 में चरण सिंह को प्रधानमंत्री जो है इन्होंने नियुक्त किया था, जबकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं थी। लेकिन ऐसा विश्वास था राष्ट्रपति को कि चौधरी चरण सिंह जो है वह जो है बहुमत ला देंगे, ये आंकड़ा पार कर देंगे। ठीक है? तो पहला जो है कर्तव्य हो गया राष्ट्रपति जी का
क्या चीज? तो मंत्रिपरिषद का गठन। ये किस अधिकार में आया? कार्यपालिका शक्ति के अधिकार में आया। दूसरा जो है आप देखेंगे कि पॉइंट बनता है कि नियुक्ति या पद मुक्त करने की शक्ति, यानी कि नियुक्ति या पद मुक्त करने की शक्ति, ये बात आता है। इसमें होता है कि संविधान प्रदत्त या संविधान के द्वारा या संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे जितने भी जो संवैधानिक जो पद हैं उन सारे लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जो है देखेंगे कि राष्ट्रपति, जैसे कि अभी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है चंद्रचूड़ साहब को बनाया गया है। ये जो है अभी तक कल ही उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान द्वारा जो भी महत्वपूर्ण पद है, यानी कि संविधान प्रदत्त शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति भारत के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, जो राज्यों में जो राज्य सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति, फिर जो इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, जो चीफ कमिश्नर कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, आयोग होते हैं, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य है उस राज्यों में राज्यपाल की भी नियुक्ति और संघ शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए जितनी भी नियुक्ति की जाती है, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह हो जाता है कि ये नियुक्ति, सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही की जाती है। ठीक है ना? यानी कि जितना हमने नियुक्ति संबंधी लोगों की बात कहा, ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति किसके जो है परामर्श पर करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। अब देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसको हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे लोगों को हटाने की भी शक्ति है, जैसे कि मंत्री, जैसे कि भारत का महान्यायवादी, जैसे कि राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर संघ या किसी राज्य, ये सब जो है देखेंगे कि जो नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, इन लोगों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाई जाती है। लेकिन ये लोग रिजाइनेशन भी दे सकते हैं राष्ट्रपति के को, लेकिन इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे उच्चतम न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, इन लोगों को हटाने के लिए जो है संसद के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब जो है यानी कि आप देखेंगे कि पहला हम लोग बात की है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वो किसको यानी कि दूसरा नियुक्ति या पद मुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसको नियुक्त करते हैं हम लोग बात कर लिए। अब तीसरे में आप देखिएगा कि नियुक्ति के बाद जो है इनकी और क्या शक्ति है। तो जैसे आप देखेंगे कि आयोगों का गठन,
ये भी इनके जो है कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि राष्ट्रपति को कई प्रकार के प्रशासनिक आयोगों की गठन की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि आप देखिएगा कि मान लीजिए कि भारत में सामाजिक और एजुकेशनल रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं उनके दशा अगर सुधारना है तो उसके लिए अगर आयोग बन रहा है तो उस आयोग की गठन जो है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। या राजभाषा पर प्रतिवेदन देने हेतु तो आयोग की गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए तथा राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए जो आयोग का गठन किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की भी जो है गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जो इसमें एक और शक्ति बचता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जानते हैं कि सैनिक शक्ति। ये देखिएगा कि सैनिक जो है सैनिक शक्ति, इसका भी जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास है। जैसे राष्ट्रपति जो भारत के तीनों जो रक्षा बल है, जैसे कि नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, थल सेना हो गया, वह यानी कि राष्ट्रपति जी जो है रक्षा बलों के प्रमुखों का नियुक्ति करते हैं। प्रतिरक्षा, सेवा, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। और राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का कमांड भी उस विधि के अनुसार करते हैं जो संसद के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि कार्यपालिका शक्ति में आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन, नियुक्ति या पद मुक्त करने की शक्ति, आयोग का गठन और सैनिक शक्ति की बात राष्ट्रपति जी के पास है। अब जो है हम लोग राजनयिक शक्ति अगले जो है क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।